जब पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो, के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मैंने एग्जांपल लेके समझाया, ए और बी के रिएक्शन से सी बन रहा है, ए के रेट को डबल करना है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि ए का रेट डबल कैसे होगा, ए का रेट डबल कैसे होगा। अब स्टार्ट करते हैं आगे की पढ़ाई। तो यहाँ पे देखो, ये नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया था कल। इस चीज को मैं फिर से नीचे समझा देता हूँ, देखना। ए बी, ए बी गिव्स सी टाइम्स सी। तो ये जो स्टाइकोमेट्री है, इससे कोई मतलब नहीं है खास यहाँ पे, इनसे रेट को फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशंस के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन पावर कितनी है नहीं पता। मुझे पता है जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये पावर कितनी है नहीं पता। एक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वाई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? अब देखना ध्यान से, अगर मैंने लिखा कंप्लीटली तो एक पावर एक्स आ जाएगा, बी की पावर वाई आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, हमने ए का कंसंट्रेशन, वो एक्सपेरिमेंटल है, अभी किया नहीं है, वो एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट ये पता है कि प्रोपोर्शनल होता है। मतलब हमें ये नहीं पता है कि ये जो ए एक्स और वाई है वो कहाँ से आया, अभी अननोन है, ये दीज आर अननोन, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, और जब इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। जिसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। देखना ध्यान से, इक्वेशन वही है, ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी गिव्स सी टाइम्स सी। रिएक्टेंट्स के रेट पे डिपेंड करता है। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मैंने इसका वन मोलर लिया, इसका वन मोलर, उस समय रिएक्शन का रेट था, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रेट था 0.1 मोल पर सेकेंड। मैंने टाइम टी इक्वल टू एक मिनट पे ए का रेट दोगुना कर दिया, बी का रेट भी कंसंट्रेशन दोगुना कर दिया। ठीक है, फिर से स्टार्ट किया रिएक्शन को, और रेट को क्या किया, दोगुना। बी के कंसंट्रेशन को सेम रखा, रेट टू टाइम्स हो गया। इसका मतलब बताओ, सुन के देख के बताओ, ए का कंसंट्रेशन दोगुना करने पे रेट कितना हो रहा है, टू टाइम्स। ए का कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट कितना हो रहा है, टू टाइम्स। इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम ए को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा, यस और नो बताओ। इसीलिए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन। इस एक्सपेरिमेंट में एक्स की वैल्यू अलग अलग आ सकती है।
वेरी कर सकते हैं। हमने टाइम टी इक्वल टू 2 मिनट लिया, ये रिएक्शन फिर से स्टार्ट करते हैं हर बार? नहीं, एक बार फिर यहाँ से ऐसा नहीं बोलो कि सर कुछ तो घट गया होगा फिर यहाँ पे कितना बचा, मतलब न्यू फ्रेश ले रहे हैं, फ्रेश। इस बार मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया, या हर बार ऐसे बोल सकते हो, स्टार्टिंग में यही ले रहे हैं। इसको एक्सपेरिमेंट के नंबर डाल दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर ये दूसरी बार लिया, ऐसा किया। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया, टाइम टी इक्वल टू 0 पे। अभी ए का कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया, लेकिन बी का कंसंट्रेशन डबल किया, लेकिन रेट चेंज ना हुआ, रेट चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब बी के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है या नहीं, बोलो, कौन बताएगा? कंसंट्रेशन बी का चेंज करो या ना करो, क्या उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? सोच के बताओ, इज देयर एनी चेंज? नो चेंज। बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो रेट है रिएक्शन का, वो बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रोपोर्शनल इसका जो है वो 0 की पावर में है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी। जो ये पावर्स हैं इनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा? 1। ये पावर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा? बोलो, बोलो, कितना होगा? 0। 0। तो बताओ, ये अगर मैंने लिखा था तो यहाँ ए की पावर कितना आएगा? 1। 0। कौन बीच में डिस्टर्ब किया था मुझे? 0 में लिखना था यहाँ। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हुआ? एक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हुआ? 0। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ऐड कर दो। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? ऐड कर दो। कोई डाउट? क्या ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है या नहीं, बोलो, अभी समझ आया? क्या ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है या नहीं? क्या इसको देख के ऑर्डर बता सकते हो? हाँ, यू कांट टेल ऑर्डर बाय सीइंग द रिएक्शन। हाँ, बाय सीइंग द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन या बैलेंस रिएक्शन। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। इट इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आगे बताऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट कितने लोग को समझ में आया जो मैंने कराया अभी? कितने लोग को एक्सपेरिमेंट समझ में आया ये? जिनको नहीं समझ में आया वो पूछें। जिनको समझ में नहीं आया है वो कहीं पूछ सकते हैं। हम्म। इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हेंस फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन ए प्लस बी यू सी प्लस डी। पहले लिख तो, वही तो पूछता हूँ, तुम लोग बताते नहीं हो लिख लिया कि नहीं। पहले बताया करो लिखा है कि नहीं।
उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा वेट करेंगे। ये वाला हुआ स्लाइड, ये वाला स्लाइड हुआ, यस ये स्लाइड हुई, ये वाली स्लाइड हुई, ये स्लाइड हुई। यस ये स्लाइड हुई, सारी स्लाइड करो। चलो, एक रिएक्शन ये है, क्या इसको देख के ऑर्डर बता सकते हो क्या? कैन यू टेल द ऑर्डर बाय सीइंग इट? नो सर। अभी समझ में आ रहा होगा ना? अब क्लियर हो गया? अब क्लियर है? अभी भी डाउट? तो लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। the sum of the sum of powers of concentration of reactants in rate law expression, in rate law expression is known as order of reaction, is known as order of reaction। मतलब जो मैंने रिएक्शन लिखी है ऊपर, इसका ऑर्डर कितना आएगा? ऑर्डर ऑफ एबो रिएक्शन कितना आएगा? बोलो, अरे वन। बोलो, कितना आएगा? सर ऊपर का वन है ना? नहीं, ये जो अभी लिखी थी ये वाली, हाँ उसकी उसका वन था। इसका कितना था? कितना था? वन वन। इसका कितना होगा? एक्स प्लस वाई, ये वाली रिएक्शन का। ये वाली रिएक्शन का रेट लॉ ये लिखा था ना मैंने, ये रेट लॉ में मेरे को पता नहीं है रेट लॉ, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। इससे आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया। ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कराया था क्या? करवाया होगा ना? नहीं करवाया? चलो यूनिट लिख लो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी? कैसे निकालोगे? आर के कंसंट्रेशंस जितने भी होंगे उनकी सबकी पावर्स अगर ऐड कर दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो एन। ठीक है, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। निकाल लोगे, मान लो किसी भी रिएक्शन का दिया हो। आर की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। के की यूनिट क्या है? निकालनी है। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर की पावर एन। सॉल्व करो, क्या आएगा? क्या आएगा? मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स।
आया कि नहीं आया बताओ बच्चों, आया? हम्म, आया कि नहीं आया, बोलो, हाँ या ना बोलो। भाई एक्स प्लस वाई है, एन क्या है, एक्स प्लस वाई, सबके समेशन करके निकल जाएगा। कोई डाउट? एक एग्जांपल कराओ इस पे, देखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड rate constant unit if the rate law for the reaction 2a plus 3b gives 4c is r is equal to k a की पावर 2 b की पावर -1। माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, याद रखना। इससे आसान चैप्टर नहीं बनाया आज तक, अभी तक तो नहीं बनाया इससे आसान चैप्टर, ठीक है? इतना आसान चैप्टर है ये, इसलिए उसी तरीके से पढ़ो। इट्स वेरी इजी चैप्टर एक्चुअली, ठीक है? नो नीड टू थिंक टू मच, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। मतलब जो स्टाइक्योमेट्री होती है उसको देख के दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, नहीं बता सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बोलिए, उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको पता करने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, लेबोरेटरी में टाइम देना पड़ता है, लेबोरेटरी में टाइम देना पड़ता है, बिना उसके पॉसिबल नहीं हो पाता, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ऑर्डर वन आया, वेरी गुड। ऑर्डर क्या आया रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 2 - 1, 1 देखो, 2 और -1 दिख रहा है कि नहीं सबको, सबको? हाँ, यस, वेरी गुड। ये आस्था 1 2 3 क्या लिख दिया तुमने, मैं समझा नहीं। 1 2 3 मतलब कैसे आएगा, नहीं समझा? अच्छा, ओवरऑल 1 है, ए के रेस्पेक्ट में 2 है, बी के रेस्पेक्ट ऐसा कुछ लिखा, वो भी गलत। एक आंसर उसका है सिर्फ, आस्था, कैन यू एक्सप्लेन? आदित्य का आंसर सही है, निरंजन का सही है। नहीं, गलत तो हुआ है, उसको समझो तो कैसे करना है, मतलब मैं सोचना चाहता हूँ कि 1 2 3 कैसे तुमने बताया आंसर, जस्ट दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, मतलब 1 2 3 कैसे निकल आएगा, वो कुछ कहाँ पे गलती हो रही है, दैट्स इट। मैंने अच्छा जैसे बताया वैसे समझ लो, ये एक्सपेरिमेंटल जो होता है ना, इसमें ए की पावर बी की पावर्स का समेशन करते हैं, वो जो होता है वही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बोलो, नहीं बताओगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके रिस्पेक्ट में 2, इसके रिस्पेक्ट में -1, बहुत अच्छी। अब कांस्टेंट की बात करें, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हें, अगर ऑर्डर है n तो फॉर्मूला आएगा मोल पर लीटर टू पावर 1 - n वाला, दोनों से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और
फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला क्या है ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का? फॉर्मूला क्या है? यूनिट ऑफ के क्या है? मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, यही है ना? चलो पहले इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 0, तो यूनिट ऑफ के क्या आएगी? सेकेंड इनवर्स। ये तो यूनिट आ गई फॉर्मूले से। अब इसको प्रूव करेंगे हम। किससे? किससे प्रूव करेंगे? नॉर्मल मेथड से, विदाउट फॉर्मूला मेथड। यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के इंटू मोल पर लीटर की पावर 2। यहां से देखो, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? हाँ या ना बोलो, बोलो। नहीं पता? किसको पता होगा? किसी को अगर पता ही नहीं है तो फिर काम कैसे चलेगा? देखो, 1 मोल पर लीटर से पावर कट गई, 1 मोल पर लीटर से ये कट गया। यूनिट ऑफ के क्या आई? क्या आई? अब बताओ। 10 कहाँ लिखा है? 10 कहाँ लिखा है? 10 नहीं है, वो 1 है। एन की वैल्यू क्या है? एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मीन्स यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? कोई मुझे बताएगा? यही होगी ना? नोट करो, कोई भी डाउट है तो पूछो। क्या याद कर पाते हो? तो रेट लॉ कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से आया। रेट लॉ कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से आया। जो बुकलेट मिली है जील की, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मेडिकल में मिलती है सबको। जिसके पास बुकलेट नहीं है एररलेस सॉल्व करे। ऐसे ही पिछले चैप्टर सॉल्यूशन में भी करना है। सबसे पहले बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज के बाद में प्रीवियस ईयर पीएमटी के सवाल सवाल करो, एआई पीएमटी के करो, और नीट के करो, जो भी है उसके करो। उसके बाद में जो है एररलेस जिनके पास है उसको सॉल्व करो। इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। लिख लिया? मैं पूछूंगा क्वेश्चन इसके ऊपर अभी एक बार फिर, बता दोगे आंसर? हैं? आंसर बता दोगे?
डन। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें अभी बहुत काम बाकी है, ऐसा नहीं समझो कि अभी ये खत्म हो जाएगा। यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। कई बार मैं इसको रिपीट करता रहूंगा, कई बार मैं क्या करूंगा इसको, रिपीट। हाँ, चलो फिर से पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है, लिखा है राइट रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। क्या लिखा है? रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन क्या लिखे, क्या लिखोगे? ऑल्सो फाइंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन if rate law is। ऐसा नहीं है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में डिपेंड करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, कैन यू टेल मी? सर वही ना कि आर इज प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन रेज टू एक्स इंटू बी का कंसंट्रेशन रेज टू आर। नहीं, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन है, जब तो करा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो रेट लॉ होता है निरंजन। तो इसका मतलब रिवाइज नहीं करते हो क्या घर पे? मतलब जो पहले पढ़ाया भूल गए क्या सब? रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन भूल गए? -1/3 डी ए अपॉन डी टी। ये क्या है? यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, यही होता है, यही तो होता है। कितने लोगों को ये आता है लेकिन लिख नहीं रहे हो? कितने लोगों को लिखना आता है लेकिन ये पता नहीं है कहाँ पे लिखना है? मतलब ये पता है कैसे लिखना है, बट यू डोंट नो वेयर वी हैव टू राइट इट। मतलब आंसर पता है, क्वेश्चन नहीं पता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट, who know the answer but don't know the question? अच्छा, मतलब पता है। तो जब ये क्वेश्चन होता है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, वो ये है रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड एज, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ, दिस इज रेट लॉ। रेट का लॉ है ये, रेट ऐसे घटता बढ़ता है। हाँ जी। नाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय दिस रेट लॉ। तो ऑर्डर कितना होगा? यस आदित्य। बहुत बढ़िया। आप किसको डाउट है? अभी भी डाउट है? आप तो लिखना सिखा दिए।
इसी पे क्वेश्चन कराता हूँ एक। आई हैव टू नो यू हैव फॉरगॉटन इट और नॉट। तुम्हें याद है, यही मुझे देखना है, क्या तुम्हें याद है कि भूल गए। द फॉलोइंग रिएक्शन was carried out in water। किसमें करी गई? पानी में। पानी में तो बहुत सारी रिएक्शन कराई जाती है ना। पानी सॉल्वेंट का काम करता है, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम है, जिसको भी डाउट है, वो वेट नहीं करेगा, वो पूछ लेगा। क्या नहीं करेगा वो? वेट नहीं करेगा कि मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हें क्या डाउट है, फिर वो बताएगा मुझे ये डाउट है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। है ना सही बात? इसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर कौन चालू होगा? सॉलिड स्टेट। कौन चालू होगा? फिर देखेंगे कौन सा चालू करते हैं। बहुत सारे चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी खत्म करें। गाइस आराम से सोचो, ज्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग पे। यस चिन्मयी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऐश्वर्या नायर, कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व इट? कल्याणी, शैली देशमुख, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बात है, आदित्य ने तो पहले आंसर बता दिया, सॉल्व बाद में किया। क्या बात है? अभी आंसर सही है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, इसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो मैं सॉल्व करूंगा फिर आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन मैंने दे दिया है, अभी मुझे सॉल्व करना है कि यही आंसर होगा क्या होगा, या आंसर होगा भी या नहीं होगा इसका। आंसर तो होगा जब क्वेश्चन है। आंसर तो होना चाहिए। मिनट और घंटे का ख्याल रखना। यूनिट के साथ आंसर बताओ मुझे, यूनिट के साथ। मुझे आंसर चाहिए विद यूनिट, विद यूनिट आंसर चाहिए, यूनिट के साथ आंसर। ये क्या है निरंजन जो तुमने आंसर दिया है? व्हाट इज दिस? किसका रेट है ये? आई माइनस के लिए है, डिसअपेरेंस का, या है तो आंसर वो तुम्हारा सही निरंजन, बट उसको स्पेसिफाई कर दो। आई थिंक आई माइनस के लिए दिया है तुमने। वेरी गुड आदित्य, तुमने ठीक तरीके से किया है, बट तुमने यूनिट का ख्याल नहीं रखा, तुमने कंसीडर नहीं किया। वेरी गुड, आस्था का आंसर करेक्ट है, लेकिन ये आस्था आई माइनस के लिए है या आई टू के लिए है? अब पावर प्लस की थ्री या माइनस की थ्री? माइनस की थ्री है ना, वो लिख नहीं पाया होगा उसमें सही से। करेक्ट है आस्था, फिर तुम्हारा आंसर। रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ आई टू, यस वेरी गुड ऐश्वर्या, करेक्ट है। रेट ऑफ आदित्य, ये किसका आंसर दिया है तुमने? आई माइनस का लग रहा है मुझे। आई टू का सही है, वेरी गुड, सबको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। देवांगी ने आंसर नहीं दिया है, एंड चिन्मयी ने आंसर नहीं दिया है,
और लॉट ऑफ स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है। दीपेंद्र यादव ने आंसर दिया नहीं है। ऐसे करके जिन्होंने दिया है उनको छोड़ के बाकी सबने नहीं दिया है। ऐसे समझो तुम लोग, जिनका नाम मैंने लिया है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलो जल्दी से आगे बढ़े। देखो, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस इतने से लेकर के इतना हो गया। मैंने लिखाया था डी आई माइनस अपॉन डी टी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं ना। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आई माइनस निकाल रहा हूं मैं, कितना आएगा? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ आई माइनस, आरओडी लिखते हैं इसको। कितना है? कितना है? डेल्टा टी लिख लो या डेल्टा टी लिख लो, कोई बात नहीं, सेम है। ये देखो कम हो रहा है, लेकिन हमें पता है पॉजिटिव लेना है, तो हम इसका क्या ले लेंगे? डिफरेंस मैग्नीट्यूड में। अब तुम्हें इसमें चक्कर में नहीं पड़ना सर पॉजिटिव होगा कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए माइनस साइन पहले से लगा लेते हैं। वैसे अगर इसको एक्चुअल में सॉल्व करें तो ऐसा आएगा, तो माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम 10 मिनट का, तो यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर मिनट। हाँ जी, इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 0.02 डिवाइडेड बाई 10। अब ये माइनस अंदर था और माइनस और आया एक। अभी इसको सॉल्व करते हैं, रुको। इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 10⁻³ आएगा कि नहीं आएगा? आया। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो ना, इनके बीच का गैप 0.02, टाइम 10 मिनट, आंसर आया कि नहीं आया? डायरेक्ट आया कि नहीं आया? आया ना। अब हमारे पास एक तरीका होता था, जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं उनको कैसे हम बराबर कर दें। तो हम लिखते थे डी आई माइनस अपॉन डी टी माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस डी आई टू बाई डी टी। क्यों? इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, 1/1 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो, जो बच्चे रिवाइज नहीं करते ना, उनको लगता है क्या चल क्या रहा है, ऐसा उनको लगता है कभी कभी। कौन कौन है जिसको ऐसा लग रहा है? जिसको लग रहा है कि क्या चल रहा है, ये कहाँ से 2 आ जाता है, ये 1 कहाँ से आ जाता है? ऐसे बच्चे हैं क्या कोई? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये जो रेट है ना, ये माइनस साइन नहीं लेना है, ये इसके डिसअपेरेंस की बात कर रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। ये जो मैंने माइनस जल्दी से नीचे लिख दिया, रिवाइज किया था ना, वेरी गुड। रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये 2 क्यों आ गया, ये 1 कहाँ से आ गया, ऐसा भी लगता है कभी कभी। कब ऐसा लगता है? जब रिवाइज नहीं करते हैं हम, जब। अभी ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हो, 1 वीक भी नहीं हुआ पढ़ाए हुए, तो अगर पिछली क्लास का भी याद है तब भी हो जाएगा काम, लेकिन रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनो कैसे किया है। सबसे बड़ी बात क्या करी हमने? हमने बोला कि ये होता है, हमने बोला यस ये होता है। ये माइनस डी आई माइनस डी टी की पूरी वैल्यू थी ना, देखो पॉजिटिव वाली, तो माइनस साइन के साथ में वैल्यू है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस साइन के साथ में वैल्यू इतनी है, हाफ कर दिया। इसकी यूनिट क्या आएगी? मोल पर लीटर पर मिनट। डन। नोट कर लो भाई इसको। रिमझिम तुम्हें समझ में आया? शांतनु पाटिल तुम्हें आया समझ में? साक्षी मिश्रा तुम्हें समझ में आया? रिया को समझ में आया क्या? जय को समझ में आया क्या? समृद्धि को, अमीशा को, रम्या को, तिथि को, श्रावणी को, दूसरी श्रावणी को। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेगा भाई, सीधी सी बात है। ओके, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। चलो अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया, ऑर्डर निकालना भी जान गए। ऑर्डर जो है वो
सिर्फ देख के नहीं बताया जा सकता, ये समझ में आ गया, इट्स एक्सपेरिमेंटल थिंग। इस पे सवाल और भी कराऊंगा आगे। नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इससे रिएक्शन की मैकेनिज्म भी समझ में आती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये टॉपिक एक ही है। अगर मुझे ये पता हो जाए कि रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, तो उसके स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। द इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ a reaction is also called mechanism of reaction। तो धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे से सब समझ में आता है एक्चुअली। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है बताओ? एलिमेंट्री का नाम ही समझ में आ रहा है सीधा सा। जो बिल्कुल सीधी साधी रिएक्शन हो उसको एलिमेंट्री बोलेंगे। सीधी साधी रिएक्शन का मतलब क्या होगा? जो एक स्टेप में हो जाए, जो एक बार में हो जाए, जो एक स्टेप के अंदर हो जाए, क्या बोलेंगे? ए केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction which takes place in a single step is called elementary reaction। In elementary reaction, no intermediate is formed। No intermediate is formed। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में बन जाए, प्रोडक्ट बनने से पहले जो बने, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। जैसे हम पढ़ते एलिमेंट्री एजुकेशन, शुरू की शिक्षा, फिर हम पढ़ते इंटरमीडिएट, फिर हम पढ़ते हायर एजुकेशन। ऐसे ही मतलब ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट नहीं बना, उसके पहले इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? इंटरमीडिएट। मान लो, वैसे भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा तो मैं समझाऊंगा, यहाँ पे बस रट लो अभी। जिनमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इंटरमीडिएट क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो सब्सटेंस बनता है कुछ देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। फिर वो वापस प्रोडक्ट बना देता है। दैट इज अवर फाइनल डिजायरेबल प्रोडक्ट। नाउ लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल करते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बहुत सारी, जैसे NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, हीट करने पे जितनी नाइट्रोजन है सारी निकालो। एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब कैसे सोचते हैं इसको वो अलग बात है, लेकिन अभी याद रखो कि अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, जितने हाइड्रोजन है उतने पानी निकाल दो, जितने ऑक्सीजन है उतने मैक्सिमम पानी निकाल दो, जितने हाइड्रोजन उतने मैक्सिमम पानी निकाल दो। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 वाटर बनेंगे, जो बचा है वो N2 गैस। दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? सिंगल स्टेप रिएक्शन। कैसी रिएक्शन ये? सिंगल स्टेप, एक स्टेप में रिएक्शन होती है। दूसरी रिएक्शन देखो, 2HI
gives H2 plus I2 सिंगल स्टेप. कितने स्टेप? सिंगल, वन स्टेप. कौन सी सिंगल होगी? कौन सी? कौन सी सिंगल होगी? कौन सी सिंगल नहीं होगी? कौन बता पाएगा? हु कैन टेल? हु कैन टेल? बोलो बच्चों. हाउ यू कैन टेल द रिएक्शन इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स? एनीवन? सर एलिमेंट्री रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता, सिंगल उसके लिए स्टेप क्या होता है. करना पड़ेगा? क्या ऐसे लिखी हुई देख के बता दोगे ये इंटरमीडिएट है या कॉम्प्लेक्स वाली है या एलिमेंट्री है? नहीं बता सकते ना? नहीं बता सकते ना? इंटरमीडिएट से तुम बता रहे हो ना कि बनता हुआ दिखेगा. नहीं, बनता हुआ दिखता नहीं है कॉम्प्लेक्स में भी. इट इज एक्सपेरिमेंटल. You cannot tell by seeing the reaction that it is complex or not. Got it? We have to experimentally determine कि इसमें complex बना कि नहीं बना, इसमें intermediate बना कि नहीं बना. हमें नहीं पता चलता, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है. इतना डेटा याद नहीं रख सकते, इसलिए रखना नहीं है. कुछ एग्जांपल्स याद कर लो बस. क्वेश्चन में दिया रहेगा एलिमेंट्री है कि नहीं, या कोई डेटा दूसरा देंगे और पूछेंगे एलिमेंट्री है नहीं. By seeing a reaction we cannot tell it is elementary or not. ठीक है? जस्ट बाय सीइंग द रिएक्शन हम नहीं बोल सकते रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है. इसका रिएक्शन प्रोग्रेस के लिए हम लोग रिएक्शन पाथवे डायग्राम बनाएंगे. दिस इज कॉल्ड एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस डायग्राम. मान लो हमारे पास एक रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट था. कैसी रिएक्शन की हम ग्राम डायग्राम बना रहे हैं? एलिमेंट्री. कैसी रिएक्शन का डायग्राम बना रहे हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन का डायग्राम बना रहे हैं. कैसी रिएक्शन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन का डायग्राम ही बनाने जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने पड़ते हैं इस चैप्टर में, लेकिन उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा. एक दो क्लास के अंदर उनको पढ़ाना है मुझे, तब जाकर के समझोगे कि डायग्राम्स वगैरह कैसे बनते हैं. आर्रीनियस थ्योरी पढ़ानी है, जो थोड़ा बहुत शायद से तुमने इक्विलिब्रियम में किया हो. नहीं किया है तो उसको मैं बताऊंगा. कॉलेजन थ्योरी, ये सारी चीजें मुझे पढ़ानी है. एक्टिवेशन एनर्जी ये मुझे पढ़ाना है. उसके पहले थोड़ा सा समझ लो. अगर मैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस के बारे में बात करूं, हल्का समझ में बताना चाहता हूँ. जनरली जो रिएक्शन होती है वो या तो एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है. रिएक्शन जब प्रोडक्ट बनाती है तो उसके पहले रिएक्शन में क्या बनता है? एक रिएक्टेंट जो है वो एक्साइट होते हैं, मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उसके बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं. तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होती है वो पहले क्या होती है? कम. प्रोडक्ट की एनर्जी कम ज्यादा दोनों हो सकती है. अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना डेल्टा एच पॉजिटिव तो रिएक्शन कैसी होगी? एंडो. अगर रिएक्शन से प्रोडक्ट बना डेल्टा एच नेगेटिव तो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सो. लेकिन हमें याद रखना कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, फॉर एग्जांपल रिएक्शन कैसी है? एंडो. अगर एंडो रिएक्शन है तो HP माइनस HR पढ़ा था ना फॉर्मूला एंथैल्पी का. तो एंडो रिएक्शन में प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की? सोच के बताओ, इतनी पढ़ाई कर चुके हो. अगर रिएक्शन एंडो है, एक रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की? डायरेक्ट बताओ. प्रोडक्ट की. यस देवांगी, वेरी गुड. आदित्य भी सही है, रंजन भी सही है. प्रोडक्ट की ज्यादा होगी ना, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा दिखाने के लिए उसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे कहीं. अब बताओ, क्या क्या ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है क्या?
क्या ऐसे बन जाता है? नहीं बनता ना ऐसे, डायरेक्ट नहीं बनता है। इसको क्या करना पड़ता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी तक ले जाना पड़ता है। इसको कोलिजन थ्योरी में पढ़ाएंगे, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो काम है, ये इस चैप्टर में पढ़ाना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है, उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं इसको बोलते हैं ईए। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। अभी तुम्हें बताऊंगा मैं यहाँ पे मैं क्यों इसको पढ़ाना पड़ा मुझे। इसको आगे बढ़ना है वैसे, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे सोच सोच लो बस। तो ये जो एनर्जी है ये एक्स्ट्रा देनी पड़ी, तब जाके ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। जब तक इस हर्डल को पार नहीं करोगे, इस बैरियर को क्रॉस नहीं करोगे, तब तक कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दिस बैरियर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करके ही प्रोडक्ट में बना जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कैसी सिंगल स्टेप रिएक्शन हैव ओनली वन मैक्सिमा। कितनी होती मैक्सिमम उसमें? कितना मैक्सिमम होता है? ओनली वन मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ये पीक, सिर्फ एक पीक होता है। क्योंकि उसमें रिएक्टेंट से क्या बनता है? सीधे प्रोडक्ट। बीच में कोई सामान दूसरा नहीं बनता है। तो ये ग्राफ जिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो समझें। और ये लाइन लिखाने के लिए मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ा। सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली है वन मैक्सिमा इन द एनर्जी डायग्राम। किसमें? इन देयर रिएक्शन पाथवे बोलते हैं, एनर्जी डायग्राम भी बोलते हैं। देयर एनर्जी डायग्राम और रिएक्शन पाथवे डायग्राम। मतलब जो ई वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है उसमें सिर्फ एक पीक आएगा। कितने पीक आएंगे? एक। अच्छा, अगर रिएक्शन एंडो होती तो ऐसा ग्राफ बना। अगर यही वाली रिएक्शन एनर्जी का ग्राफ है, ये ई वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, मिनिमम नहीं होगा। ये तो चाहे कैसी भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम। लेकिन ये आएगा वैसे ही, आएगा तो ऐसे ही। प्रोडक्ट बस बिलो द रिएक्टेंट होगा। और जो एनर्जी गैप है ये, यही क्या होता है? डेल्टा एच। यहाँ पे भी जो ये एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच का, यही क्या है? डेल्टा एच इजकल टू एच पी माइनस एच आर। थर्मो अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा, और अगर रिवाइज थर्मो नहीं करते हो तो भूल गए होगे। कितने लोग को याद है ये वाला फॉर्मा, एच पी माइनस एच आर? ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे भी पार करनी पड़ेगी। बिना इस बैरियर को पार करके, इस पहाड़ को पार करके प्रोडक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए रिएक्शंस को कराने के लिए कई बार हीट करना पड़ता है, चाहे वो रिएक्शन एंडो हो चाहे एक्सो। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी देना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स को बिना एक्टिवेशन एनर्जी दिए प्रोडक्ट्स को नहीं बनाया जा सकता। कोई प्रॉब्लम बताओ अभी? कितने मैक्सिमा आएंगे सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में? एक या दो? एक या एक। दो? एक आएगा। आगे बढ़े? आगे बढ़ा दूं? कुछ लिखना बचा तो नहीं है? डन। अगर हो गया तो अच्छी बात।
नंबर ऑफ मिनिमा कितने हैं इसमें? एक भी मिनिमा है क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में? बोलो, है क्या? है? मिनिमा है क्या एक भी? हाँ, हाँ या ना? नहीं है ना? मिनिमा कैसे बोलते हैं? देखो, मिनिमा मतलब ऐसा, ऐसे गया, ऐसे गिरा, ऐसे गया, ऐसे गिरा, इसमें एक मिनिमा है, इसमें एक इंटरमीडिएट है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फॉर्म है। कैसा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आगे इसको बनवा दूंगा है? जितने मिनिमा होंगे उतने इंटरमीडिएट होंगे। मिनिमा इसमें नहीं है, इसलिए इसमें इंटरमीडिएट भी नहीं है। दूसरा लिखो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कौन सी होती कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस? कोई बताएगा? ए केमिकल रिएक्शन which takes place in two or more than two steps is called a complex reaction. सिंपल बात है, मोर देन वन स्टेप। यस, जो मोर देन वन स्टेप है उसको क्या बोलेंगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने मिनिमा होंगे, या सॉरी कितने इंटरमीडिएट होंगे? बोलो। हम्म, कितने होंगे? नहीं बताओगे? हाँ, टू नहीं, वन। वन है ना? समझ गए ना? हाँ, आदित्य ने भी सही बताया, निरंजन ने भी सही बताया। कोई बात नहीं। फॉर्म किया कि नहीं फॉर्म किया? जैसे एग्जांपल लेते हैं, अननोन सा एग्जांपल। जैसे हमने बोला ए से टू, बी से डी बना, रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स, तो सिंगल स्टेप नहीं हुई होगी। ये तो मैंने जोड़ के लिख दिया है। एक्चुअल में कैसे हुई थी? पहले ए प्लस बी से सी बना था, ये स्टेप वन था। अब जो सी बना था उसने बी से रिएक्शन किया था, फिर डी बना था, ये स्टेप टू था। इन दोनों स्टेप को ऐड कर दिया था मैंने। सी से सी कैंसिल आउट। जो कैंसिल होता है वो क्या होता है? जो कैंसिल होता है वो क्या होता है? बोलो, क्या होता है वो? इंटरमीडिएट। कितने स्टेप की रिएक्शन है ये? हाउ मेनी स्टेप्स? टू और थ्री? टू स्टेप। ये तो जोड़ के लिखा है ना नीचे। इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन। तो अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम बनाऊं, कितने मिनिमा आएंगे उसमें? हाउ मेनी मिनिमा? हाउ मेनी मिनिमा? वन मिनिमा, यस। सबसे पहले क्या था? रिएक्टेंट, ये बना यहाँ पे सी, फिर बी से रिएक्शन करा, फिर क्या बना? डी। तो यहाँ से हमें रिएक्टेंट्स, अब वहां पे एबीसीडी नहीं लिखो। एबीसीडी को क्लास वन की क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, तो एबीसीडी लिखोगे। रिएक्टेंट्स लिखो, प्रोडक्ट्स लिखो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बोलो। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है ये। वन मिनिमा, कितने मिनिमा? वन मिनिमा। एग्री? एग्री करते हैं सारे? मैक्सिमा कितने हैं इसमें? देखो, दो, एक, दो। दो बार इसने रिएक्शन को कराने के लिए हर्डल को पास किया, दैट इज मैक्सिमा।
मैक्सिमा से हम क्या बता सकते हैं? नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या बता सकते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। नंबर ऑफ मैक्सिमा इक्वल टू नंबर ऑफ कुछ स्टेप कुछ। ठीक है, कोई डाउट? एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी डाउट्स कैन टेल मी। प्रॉब्लम है? ऐसा कौन कौन है जिसको समझ नहीं आता या कोई डाउट्स? पूछ लो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। आगे बढ़े। दीपांकर, तुम्हें समझ में आ रहा है? ऐश्वर्या नायक, तुम्हें समझ में आ रहा है? शमिका, रश्मि, इशिता, ईशा, क्या तुम लोग को डाउट? अखिलेश, डन। अमन, डाउट्स एनी? तिथि, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? रितिशा, कोई दिक्कत? प्राची, आगे बढ़े। एक से ज्यादा इंटरमीडिएट हो सकते हैं ना? यस, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों नहीं? हो सकते हैं ना एक से ज्यादा, लेकिन उसके लिए कितने स्टेप होने पड़ेंगे? एक से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ा दूं? चलो ठीक है, एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में अल्कलाइन सॉल्यूशन में दो पानी बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स भी बनता है। स्टेप 1 में H2O2 I माइनस से रिएक्ट करता है, H2O बनाता है, IO माइनस बनाता है। दिस इज इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट। स्टेप 2 में IO माइनस, आईओ माइनस का नाम क्या है? आईओ माइनस का नाम कोई सोच समझ के बताएगा मुझे? थोड़ा सा सोच के बताओ। रेडॉक्स में पढ़ाया था, कोई बच्चा मुझे बताएगा आईओ माइनस का नाम क्या होगा? रेडॉक्स में पढ़ाया था। ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो तो ये कैंसल हो गया। कैंसिल होने के बाद में क्या 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 कैंसिल हुआ? तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो कैंसिल हो इंटरमीडिएट हो। देखो ये कैंसिल हुआ। हाँ, ये कैटलिस्ट है क्या? ये कैटलिस्ट। आई माइनस क्या है? कैटलिस्ट। जो रिएक्टेंट में लिया वापस मिल गया उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। जो प्रोडक्ट में बना फिर खत्म हो गया उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। सब समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। ये किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक। आई माइनस इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। सुनो ध्यान से, क्या आया समझ में या नहीं? हु इज द इंटरमीडिएट या विच इज द इंटरमीडिएट? जल्दी बताओ, कौन है? हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स? ओनली वन।
इंटरमीडिएट भी एक है, एक से ज्यादा नहीं है। वेरी गुड आस्था, ट्राई तो किया है तुमने, यू हैव ट्राइड वेल। बट आंसर सही है कि नहीं अभी बता देता हूं मैं। आयोडाइड की जगह आयोडाइट कर दो बस। अगर तो जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, उनमें टी वर्ड यूज होता है। कौन सा टी? आइट, एट। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो आयो माइनस क्या होगा? हाइपो आयोडाइट। हाँ जी दीपेंद्र, बिल्कुल सही, करेक्ट है। अभी बताया तुमने, लेकिन देर में बताया। बट अच्छी बात है, आंसर तुम्हारा बिल्कुल सही है। यस आस्था, इसका नाम क्या है? हाइपो आयोडाइट आयन। कितने लोग ने लिख लिया? ओके। यस यस यस। अच्छा, ये तो लिखाना मैं भूल गया था ओका। ओके, आराम से लिखो, लेकिन समझना पड़ेगा। बिना समझे कोई फायदा नहीं है। लिखने से पहले समझ लेना चाहिए। लिखने से पहले क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। ये कौन आ गया है? शांतनु। और आगे बढ़ा दें? समझ लो बात को, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वापस तुम्हें ले आते हैं बातों पे जो है जरूरी बहुत। ठीक है।
Again, if the general reaction एक जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन दिया है, इस बार N1 वाला ले लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रोडक्ट से तो मतलब नहीं है ना, प्रोडक्ट्स तो सिर्फ बन रहे हैं, रेट तो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पे। तो भाई R जो है क्या होता है, A⁴ क्या, नहीं X, B⁴ क्या, नहीं। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो हम लिखेंगे X एंड Y में और may not be equal to N1 and N2 respectively। हाँ या ना, सही बात है। इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन X is equal to N1 and Y is equal to N2। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के इक्विलिब्रियम में तुमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। मतलब इक्विलिब्रियम में जितने सवाल हम करते हैं सब में हम मान लेते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, बिना समझे, मतलब बिना उसको बोले हुए। we understood it, we assume it that every reaction is elementary in the equilibrium chapter। got it? हाँ जी। बट लेकिन for a complex reaction X is not equal to N1, Y is not equal to N2, and also that cannot be। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई ना? तो दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझो, बहुत आसान चीज है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास NO है, मेरे पास ऑक्सीजन है, मेरे पास NO2 है। मैंने बोला है ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका रेट लॉ लिख दो, जल्दी से लिख दो, लिख दो जल्दी से। मैंने बोला ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या इसका रेट लॉ हम लिख सकते हैं डायरेक्टली? क्या इसका लिख सकते हो? सर सेकंड का डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हाँ, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसका भी एक्सपेरिमेंटली आता है,
लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 2 और 1 ही आएगा, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें अंदर कुछ गुणा भाग हो नहीं रही है, उसमें अंदर कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। देयर इज नथिंग इज हिडन इन एलिमेंट्री रिएक्शन, सब कुछ आंखों के सामने है। तो एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ मान लो आया, ये क्या आया? हाँ, दोनों का ऑर्डर बताओ, पहली वाली का दूसरी वाली का। क्या आंसर आया? 3 और 1.5। हाँ है ना? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? कोई डाउट? एनीवन? बताओ कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या फ्रैक्शनल हो सकती है, या सॉरी एलिमेंट्री हो सकती है? नहीं ना? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, जो स्टाइक्योमेट्री होती है, वही पावर में बन जाता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो एलिमेंट्री नहीं हो सकती। दूसरी चीज क्या लिख सकते हो? अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, क्या फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है उसकी? हाँ, क्या ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है? बोलो, क्या फ्रैक्शनल ऑर्डर हो सकता है? भाई जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन हो रही है, वो तो नेवर कैन बी फ्रैक्शनल ना।
दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूलर है ये एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल, ये पावर तो दो जाएगी ना, नहीं जाएगी, बोलो। तो फ्रैक्शनल हाफ 3/2 -3/2 ये नहीं हो सकता किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए लिखेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, पॉइंट्स लिखने हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, उसका रेट निकालना बहुत टफ बात है। उसको रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान लिया जाता है। जो स्लो स्टेप होता है उसको क्या मानते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिखेंगे फॉर complex reactions, the overall rate of reaction is controlled by the slowest step। अब जाहिर सी बात है, स्लो है कि फास्ट कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से। इसलिए बोला जाता है रेट लॉ कैसे आता है, एक्सपेरिमेंट से, by the slowest step which is called rate determining step, RDS। क्या बोलते हैं इसको, RDS। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा ये बताओ, क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट को लिखा जा सकता है, इज दिस करेक्ट, कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ जाए, नहीं ना, क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंट जो है वो रिएक्टेंट्स के लिए है, तो उसमें कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, इंटरमीडिएट। तो लिखेंगे इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ओनली reactant concentration terms should be there, no intermediate concentration term can be in rate law expression। We have to eliminate the intermediate concentration if it is there। लिखेंगे if RDS contains intermediate, मान लो जो स्लो स्टेप है उसमें इंटरमीडिएट आ गया, then its value is solved by replacing intermediate term using K equilibrium, using K equilibrium। हमेशा क्या करना है, assume, हमेशा क्या करना है, assume RDS as reversible। कैसे इसको assume करना है, रिवर्सिबल, क्योंकि वो बीच का स्टेप है, वो आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। तो ये सारा लिख लो, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट नोट इट, देन वी विल फील इट, वी विल सॉल्व इट। ओके, हम लोग देखेंगे ये कैसे अप्लाई किया जाए, है नहीं, जल्दी करो।
डन, आगे बढ़ा दूं? चलो इस पे बातें करते हैं थोड़ी, तो तुम्हें समझाता हूं मैं कैसे इसको यूज किया जाए, ठीक है? सबसे पहली बात, एग्जाम्पल नंबर 1, नाइट्रोनियम क्लोराइड, इसको हीट करा, ये रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन का रेट लॉ जो एक्सपेरिमेंटली आया, वो बताया गया। ये कुछ लिख रहा है कोई, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। कंसंट्रेशन टर्म मतलब ये वाला, ये, ठीक है? समझे कि नहीं? नहीं समझे ना? बताओ, इज दिस रिएक्शन कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री? क्या बोलें फिर इसको? कंसंट्रेशन टर्म तो है वो। ये क्या है? क्या इसको बोलें? तुम बताओ, उसका नाम रखें कुछ। कंसंट्रेशन मतलब, कंसंट्रेशन वगैरह, समझो उसको, अभी बताऊंगा कैसे समझना है। कॉम्प्लेक्स है, कैसी रिएक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स, यहाँ से पता चल गया। मैकेनिज्म कैसी रिएक्शन की, देखो, मैकेनिज्म का मतलब क्या है? इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन, सिंगल सिंगल सारे स्टेप। पहला स्टेप, Na2Cl टूटता है, NO2 बनाता है, Cl बनाता है। क्या बनाता है? Cl, सिर्फ क्लोरीन। दिस इज स्लो स्टेप। दूसरा स्टेप, NO2Cl Cl के साथ रिएक्शन करता है, फास्ट स्टेप। बताओ विच विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? कौन सा स्टेप रेट को डिटरमाइन करेगा? सर फर्स्ट स्टेप। हाँ, क्यों? कोई ये नहीं पूछता है ऐसा क्यों? कोई बताएगा इसको, एक्सप्लेन करेगा कोई? बोलो, कैन यू एक्सप्लेन इट? हाउ द स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? बोलो भाई। बिकॉज इट इज मोर विजिबल इन लेबोरेटरी एंड मेजरेबल। नहीं, ये तो एक बात हो गई, मैं समझाता हूँ तुम्हें। मेरी मेरी एक मेरी तो मतलब नहीं है। मान लो एक एक कार की फैक्ट्री है, क्या है? कार की फैक्ट्री। उसमें क्या बनते हैं? व्हील्स बनते हैं। और उसमें जो कार की वो होती है, क्या उसको बोलते हैं, बॉडी कह लो, वो बनती है नीचे की जो है, मेन बॉडी। और उसमें बनते हैं भाई स्टीयरिंग, मान लो स्टीयरिंग बनते हैं। व्हील, बॉडी, स्टीयरिंग। कितने व्हील चाहिए? एक कार के लिए 4, एक बॉडी, एक स्टीयरिंग। एक दिन में 16 व्हील बनाता है कोई। कितने व्हील बनाता है? 16। तो बॉडी बनाता है,
3 स्टीयरिंग बनाता है। बताओ कितनी कार बनेंगी एक दिन में? कितनी कार बनेंगी एक दिन में? एक कार। कितनी कार? सर ये दो कार कार्बन। नहीं है, ये कार है। कितनी कार बनी? एक की दो? सर दो, सोच और बिकॉज दो बॉडी है ना एक दिन। है। कितनी कार? सर एक दिन में दो बॉडी बन रही है तो दो कार। हाँ, तो सबसे स्लो क्या बना रहा है ये लड़का? बॉडी। है, बॉडी को स्लो बना रहा है। ये 4 गुना बन गई, 4 कार के लिए बन गई ये 2 कार के लिए बन गई, ये 3 कार के लिए बन गई। सबसे स्लो क्या बनाया? सबसे स्लो क्या बनाया? सबसे स्लो क्या बनाया? बॉडी। जो जिसको जो है और भी बहुत कुछ बोलते हैं, चेचिस वगैरह कुछ बोलते होंगे ना। अरे जो भी बोलते हैं, वो स्लो बनाया कि नहीं बनाया? एक लड़का चला गया, उसको समझ में नहीं आया, वो चला गया, पता नहीं कब आएगा वो। तो ये स्लो है, तो यही तो रेट डिटरमाइन कर रहा है। कार बनेगी कि नहीं बनेगी कौन डिटरमाइन करता? बॉडी। अब बताओ किसी को दिक्कत? स्लो फास्ट में दिक्कत किसी को? हैं? ये एक समझाने का एक तरीका है, इसे समझो। कितना भी बना ले, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप जब तक नहीं होगा दूसरा स्टेप नहीं हो पाएगा। जब तक बॉडी ज्यादा नहीं होंगी तो व्हील का क्या करेगा? बच्चों की तरीके उसको चलाएगा क्या? पुराने जमाने में चलाते थे जैसे? नहीं ना। आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर इसी पे रहते हैं, और इसका रेट लॉ लिख लेते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप से क्या आएगा? आया? क्या इसमें इंटरमीडिएट है एक भी? क्या इसमें इंटरमीडिएट है? नहीं है ना, तो ये डन हो गया। यही आंसर है। यही क्या है? यही क्या होता आंसर? चलो भाई, तुम लोग को और बता देता हूँ कुछ काम की बातें। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है वो छोड़ क्यों देते हैं क्लास? उससे समझ में आ जाएगा क्या? उससे तो और भी समझ में नहीं आएगा। एक लोग ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि रेट है ऐसा। क्या ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? क्या ये सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? जल्दी बताओ, 10 मिनट बचे हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी जो है, स्टाइकियोमेट्री जो है, वो बराबर नहीं हो रही है किसके? दो दो तो बराबर है, 2 1 कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। नाउ मैकेनिज्म भी दी रखी है तुम्हें। पहला स्टेप, 2NO reversibly gives N2O2। दिस इज फास्ट स्टेप। इसका के इक्विलिब्रियम दिया है, के इक्विलिब्रियम। सेकेंड रिएक्शन, N2O2 जो बनता है वो एक हाइड्रोजन से रिएक्शन करके N2O प्लस H2 बना लेता है। दिस इज स्लो स्टेप। सबसे क्रूशियल है ये एग्जांपल, ध्यान समझना, सारा ध्यान लगा दो उधर। ये भी फास्ट।
Which is the rate determining step? Can tell me? Step 2. हाँ, RDS. तो रेट लॉ क्या आएगा? लेकिन क्या N2O2 रिएक्टेंट है? क्या N2O2 रिएक्टेंट है? क्या N2O2 रिएक्टेंट है? सर वो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है ना, तो इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा। इसको कहां से फ्री कर सकते हैं? यहां से कर सकते हैं कि नहीं? देखो, कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ, कितना लिख दूं N2O2 को? K इक्विलिब्रियम इंटू NO का स्क्वायर। कोई दिक्कत? वैल्यू पुट करूं यहाँ पे? हाँ या ना बोलो। रिवर्सिबल स्टेप का यूज करा कि नहीं करा? ये नया कांस्टेंट बना, क्या डैश मान लो, के डैश, यही है ना, के डैश। डन? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? फिर से समझाऊं? फिर से समझा दूं? लिखेंगे, चूंकि, बिकॉज, ये बिकॉज का निशान है, ठीक है। N2O2 is intermediate, so we have to eliminate it. So we have to eliminate. So we have to eliminate it. तो बताओ, जो फॉर्मूले से डिराइव किया है और जो एक्सपेरिमेंटल है, दोनों सेम है कि नहीं है? आर दीज इक्वल और नॉट? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। वो के डैश क्यों लिखा? भाई समझो, बात को समझो। अरे यार, वो दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है? दो कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो के डैश नहीं लिखोगे तो काम कैसे चलेगा? मतलब जो ऊपर था वो भी फिर क्या होना चाहिए? के डैश। ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए? के डैश। क्या अगर उसको के लिखना है? मेरा पेन खो गया है, इधर मिल गया, ठीक है। अगर इसको मैंने के ही लिखना है तो यहाँ वाला के डैश ले लो पहले से, के डैश, और ये वाला के कर लो। क्या दिक्कत है इसमें भाई? दो कांस्टेंट्स मिल करके एक नया कांस्टेंट बनाते तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाते थे ऐसा, भूल गए?
भूल गए क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास? दो कांस्टेंट मिलके नया कांस्टेंट। बोर्स मॉडल में भी बनाते थे कि नहीं बनाते? रिडबर्ग कांस्टेंट बनाया कि नहीं बनाया नया कांस्टेंट? बहुत सारे कांस्टेंट को मिला के। किसको किसको याद है? वैसे ही ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये रेट के लिए, तो रेट कांस्टेंट ही रहेगा। इट इज डेराइव्ड फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? ये डेराइव्ड। डेराइव्ड। दिस इज एक्सपेरिमेंटल। दोनों कैसे आए? सेम। अभी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ मुझे, मैकेनिज्म समझने में क्या प्रॉब्लम है क्या? कितना आसान तरीके से मैंने बताया। स्लो वाले को स्लो वाले को लिख लो। ये सॉरी, ये नहीं, स्लो वाले को यहाँ आरडीएस को लिख लो। फिर देखो क्या उसमें इंटरमीडिएट आ गया? यस, आ गया। तो बहुत दिक्कत हो गई। इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए रिवर्सिबल वाली रिएक्शन में जाएं, के इक्विलिब्रियम लगाओ, N2O2 निकाल के उसकी वैल्यू पुट करो। दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछिए। और क्या, ये प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, एररलेस करो। एररलेस के अलावा और क्या करते हो तुम लोग? सील की बुकलेट करो। चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ कैसे करना है। रेडॉक्स सॉल्यूशंस। और कौन से करने हैं? लेवल वन। लेवल वन और AIPMT प्रीवियस ईयर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल टू जो है उसमें जेई मेंस के सवाल दे दिए हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकते हैं। MTG, कौन सी वाली किताब? फिंगर टिप्स। कितनी तो किताब है? फिंगर टिप्स, MTG। और कौन सी होती है? NCERT की जो होती है एग्जाम्पलर। जो तुम्हारे पास है वो करो। सारी किताब अच्छी है, बट एग्जाम्पलर वगैरह ये बोर्ड्स के लिए है ना। फिंगर टिप्स MTG हाँ नीट वगैरह के लिए यूज करते हैं। रेडॉक्स सॉल्यूशंस, देन काइनेटिक्स। तीन चैप्टर फोकस करो। डन। बंद करें? इसके बाद क्लास तो नहीं है? यूज ही नहीं करना है। लॉग एंटी लॉग टेबल थोड़ा ना यूज करना है। मैथमेटिक्स की क्लास थोड़ा ना पढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसकी वैल्यू नहीं यूज करनी है। मुझे आता है, लेकिन लॉग एंटी लॉग सब आता है मुझे, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है। ऐसे ऐसे दिया होता है, एंटी लॉग 0.3 इक्वल टू 2। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन वैल्यू में एंटी लॉग की टेबल देने लगेंगे वो, तो फिर तो बिक जाएंगे। क्या हो जाएंगे वो लोग? बिक जाएंगे। ठीक है, इसलिए नहीं देते। वैसे पहले जब मैं पढ़ता था उसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिखाया जाता था क्लास 10th में। तुम लोग को नहीं सिखाया, आई डोंट नो। हमें सिखाया जाता था, तुम्हें भी सिखाया गया होगा। ये 10वां है, इसका 9वां देखो, इसका 8वां देखो, वैल्यू लिखो। ऐसे करके दिखाते हैं ना। कितने लोगों ने ऐसे करना आता है? आता है किसी को ये लॉग टेबल देखना? मैथ वाले टीचर सर से बोलो कि पढ़ाओ मुझे। मैथ की तो क्लास नहीं होती, लेकिन तुम्हारी छोड़ दो। तुम लोग को जरूरत नहीं है। एंटी लॉग टेबल क्यों देखेंगे हम? वी आर मेडिकल स्टूडेंट, वी डोंट नीड इट। डोंट नीड ना। लॉग की टेबल हम क्यों देखेंगे? लॉग की टेबल वो देखे जिसको जरूरत है। हम तो डेटा देखेंगे। हमें तो डेटा की जरूरत है। स्कूल के फिजिक्स सर बोल रहे थे, वो तो बोल देते हैं सर लोग ऐसे। जरूरत नहीं है उसकी। डेटा गिवन रहता है उसकी। अच्छा, तो बोर्ड्स वाले फिजिक्स के सर के बोलना, जो बोर्ड्स के फिजिक्स के सर है ना, यहाँ पे तुम लोग नॉन एंटी हो गया? अच्छा। अच्छा ठीक है। तो उनको बोलो कि सर फिर सिखाइए। आप बोल रहे हैं तो आप सिखाइए। तो मुझे कभी कुछ टाइम मिला कहीं पे ऐसे, तो मैं अपनी क्लास में नहीं सिखा सकता ना किसी और मुझे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है ना। मुझे पता है तुम्हें कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगा, आई नो। बोर्ड्स में कहीं पे जरूरत नहीं पड़ेगा। भूल जाओ उसको कि लॉग टेबल कुछ होती है।
डन। बाकी सिखाने को कभी सिखा देंगे, टाइम मिलेगा तो। ओके, चलो बाय बाय, एंड करता हूँ।